हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए लाया हूं साइंस का मॉडल सेट, बहुत ही गजब धमाकेदार। और ये सेम टू सेम वैसे ही मॉडल सेट है जो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी कि आपको पता है इस एग्जाम में 80 क्वेश्चन साइंस को देखने को मिलेगा। और जिस तरह से आपका सवाल आया था सेंटर पर एग्जाम में, उसी प्रकार मैंने यहाँ पे अरेंज किया खुद से, यहाँ पे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन टीम के द्वारा बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरी वॉच करना और आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि मैं इसको अच्छे तरीके से हल कर सकता हूं, तो आगे भी एग्जाम वाला सवाल को भी बेहतर से बेहतर मैं कर पाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। एंड सबसे पहले मैं बात बता दूं, सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बोर्ड से आप हो, डोंट वरी, आपके लिए भी बेनिफिट है। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और जो पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा वाला बटन दबा लीजिए और मुझसे फॉलो करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दो इस सभी का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके आप लोग आंसर देना शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने आया हुआ है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाला सवाल खुद से देखना, ठीक है ना। मैं हिंदी वाला सवाल को मैं पढ़ दूंगा, बाकी इंग्लिश वाला सवाल तुम देख लेना। रक्त का पीएच मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 जो है रक्त का पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है। ये आप देख रहे ये है नींबू का पीएच मान, ये देख रहे ये है शुद्ध जल का पीएच मान, है ना जी। और ये जो देख रहे हैं चूना, है ना, चूना पत्थर का पीएच मान है 11, याद रखेंगे। आगे सवाल यहाँ पे है, हृदय की संरचना कैसी होती है। हृदय की संरचना कैसी होती है? त्रिकोण होती है या द्विकोण होता है या बहुकोण होता है? तो हृदय की संरचना जो होती है वो त्रिकोण होता है, ठीक है, ट्रायंगल के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से ट्रैकिया द्वारा श्वसन किसमें होता है। ट्रैकिया के जरिए जो है श्वसन जो है किसमें होता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, तिलचट्टा में, मनुष्य में, मेढक में, मछली में। ट्रैकिया श्वसन के करने का जो अंग आपको पता है, ट्रैकिया द्वारा जो श्वसन होता है किसमें होता है? तो तिलचट्टा में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल है, मेंडल ने बौने पौधे को किस रूप में संकेत किया था। मेंडल जो था वो बौने पौधे को किस रूप में संकेत किया था? तो देखिए बौने पौधे को यहाँ पे जो ना स्मॉल टी में, दोनों स्मॉल टी में यहाँ पे संकेत किया था। ओके, यहाँ पे सॉरी मेंडल यहाँ पे होगा, मेंडल जो थे, है ना, मेंडल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो बौने पौधे को जो है ना स्मॉल टी से जो है संकेत किया था। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे सवाल है, इनमें से स्वपोषी कौन है। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, कौन है स्वपोषी? हरे पौधे है या कीट है या मछली है या इनमें से सभी है? तो स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो है कौन? ग्रीन प्लांट, है ना, हरे पौधे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है या लाइपेज एंजाइम पाया जाता है या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इनमें से सभी? तो मैं आपको बता दूं, अग्नाशयिक जो रस होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशयिक रस, उसमें ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलता है और तीनों एंजाइम का नाम यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, रेजिन किसका उत्सर्जित पदार्थ है, यानी कि रेजिन जो है किससे निकलता है? पीपल के पेड़ से निकलता है या चीड़ के पेड़ से निकलता है या बबूल के पेड़ से या कनेर के पेड़ से? तो रेजिन जो उत्सर्जित पदार्थ है वो चीड़ के पेड़ से, है ना, चीड़ से। चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ, चीड़ एक पौधा पेड़ का नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे सवाल बढ़ते हैं, कौन उभयलिंगी जंतु है ना। उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ, बिल्ली, कुत्ता, बकरी। उभयलिंगी जंतु कौन है? ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। तो उभयलिंगी जंतु यहाँ पे है केंचुआ। कौन है? केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं, ऑक्सिन क्या है। देखिए ऑक्सिन एक हार्मोन है या वसा है या एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट? तो आपने पढ़ा ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है ना जी। ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ओके, याद रखेंगे, एंजाइम का नाम अलग है और हार्मोन का नाम अलग है, ठीक है ना। इस दोनों बात को ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है कभी कभी एंजाइम भी पूछ सकता है कि एमाइलेज क्या है, तो एमाइलेज एंजाइम है, अभी आपने पढ़ा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो है कौन? लीवर, है ना जी। लीवर, यानी कि लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, अम्ल का पीएच मान होता है, आपको पता है जो एसिड है, एसिड का पीएच मान क्या होता है? एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है ना, 7 से कम होता है वो एसिड का पीएच मान होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। और 7 से जो अधिक होगा वो क्षार होगा, अल्कली जिसको बोलते हैं ना, क्षार होता है। और 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल, है ना, उदासीन होता है।
तो ये तीनों बात को याद रखेंगे, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, यानी कि टार्ट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, संतरा में या टमाटर में या सिरका में, इमली में, है ना। टार्ट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, ठीक है, इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, चीनी के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, ये फॉर्मूला है। तो ऑक्सीजन के कितने अणु, देखिए ऑक्सीजन के 11 अणु है ना, तो अगर फॉर्मूला याद है तो अणुओं की संख्या आपको याद रहेगा। इसी तरीके से चीनी में कार्बन के 12 अणु है और हाइड्रोजन के 22 अणु है। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे ग्लूकोज को भी पूछता है बहुत बार, है ना जी। आगे सवाल है, किस प्रकार की अभिक्रिया, ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पे चल गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब देखो हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो एक बार ऑक्सीजन का त्याग हो रहा, देखो यहाँ से हो ना, यहाँ से ऑक्सीजन त्यागा और यहाँ जाके जुड़ गया, और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा। तो ऑक्सीजन त्यागना और ऑक्सीजन जुड़ना, एक उपचयन एक अपचयन, और जब दोनों अभिक्रिया होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। तो आगे है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफर हो, तो उससे जो यौगिक बनेगा क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे वैद्युत संयोजी। क्या बोलेंगे, वैद्युत संयोजी बोलेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनेगा उसको वैद्युत संयोजी बोलेंगे। आगे सवाल है, पीतल उदाहरण है, हर किसी को पता है पीतल क्या है, धातु है या अधातु है या मिश्र धातु है, तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, पीताजी है ना, पीताजी। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना, पीताजी। ओके, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्बन हाइड्रोजन के से संयोग कर बनता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जब मिल जाता है ना, कंबाइन होता है कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या बनता है, तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन बनता है। कार्बन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल आपके सामने हाजिर है, आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं। बताइए, आवर्त सारणी जो आपने पढ़ा है ना, आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात याद रखें, आवर्त सारणी के जो शुरू वाले जो सदस्य होते हैं ना, वो क्षार होते हैं, ठीक है, क्षार होते हैं, और धातु भी होता है, ठीक है, क्षारीय धातु। क्या होता है, क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे यहाँ पे सवाल है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है, ठीक है ना, कितना परसेंट है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, 0.03%, सबसे कम यही गैस पाई जाती है वायुमंडल में, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%, है ना, आपको पता है, और ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के आसपास। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नाइट्रोजन कभी भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा वायु में कौन सा पाया जाता है। देखिए CH3COOH ये क्या है, CH3COOH क्या है, आपको पता है एसिटिक अम्ल का ये फॉर्मूला है, एसिटिक अम्ल का ये क्या है, फॉर्मूला है, तो ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है ना, काल्पनिक और सीधा, हमेशा काल्पनिक बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करेंगे। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करना है, निकट दृष्टि का मतलब हुआ नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है ना। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ, नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिखेगा, जो दिखेगा वही दोष होगा, तो नजदीक का दिखा वही दोष हो रहा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब हुआ नजदीक का दिखा, दूर को नहीं देखा। अब दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और वही अगर बोलता है दूर दृष्टि दोष तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ओके, आगे सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जो मानव का जो आंख होता है ना, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव का जो नेत्र होता है उसमें जो है ना उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। मानव के नेत्र में ले लो, या सूक्ष्मदर्शी मशीन में ले लो, या तो फिर आपका मोबाइल का कैमरा ले लो, है ना, इस सब में जो है ना उत्तल लेंस पाया जाता है। ओके, आगे सवाल आपके सामने हाजिर है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जिससे विभवांतर मापा जाता है, जिससे पोटेंशियल को मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सबका सब यहाँ पे 80 नंबर होना बिल्कुल जरूरी है, और इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 2000 लाइक पार करने का। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, प्लीज आप लोग सभी लोग लाइक करें, कंजूसी गिरी मत करें, मतलब पूरा मक्खी चूस मत बन जाओ, पूरा लाइक वाइक किया करो सभी लोग। ओके, एंड पहली बार आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको 1 रुपया का नुकसान नहीं होने वाला है, बहुत फायदा होगा। आमीटर को
आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं। और अगर बोला जाता है विद्युत वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं किसमें? समांतर क्रम में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल आता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा का जो मात्रक है ना क्या है? एम्पियर है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। आपको पता है वोल्ट जो है ना, वोल्ट किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। और वाट जो है शक्ति का मात्रक है ना, पावर शक्ति का मात्रक है। कुलाम तो जान रहे आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कुलाम है, ठीक है ना। ये सब मात्रक को आपको याद रखना है। आगे सवाल बोलता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक जो है दोनों बनता है, ठीक है ना। दर्पण में क्या होता है? उल्टा होता है। और दर्पण लेंस में प्रतिबिंब बनने का उल्टा होता है। दर्पण में, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, लेकिन लेंस में, अवतल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, आपको पता है उसको जनरेटर कहते हैं ना। जनित्र भी बोला जाता है, जनरेटर भी बोला जाता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना। विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर भी करता है ना जी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द क्या बोलते हैं? अरे यार यहाँ पे इंग्लिश लिखना भूल गया। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? एनर्जी का, तो आपको पता है ये जूल है ना। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। आगे सवाल है इनमें से किसका अर्थ जल होता है? जल किसका मतलब होता है? पेट्रो, नाइट्रो, टर्बो, हाइड्रो, यानी कि बताना है कि इस चारों में से कौन ऑप्शन जो जल का केमिस्ट्री में उसका जल का मतलब आता है? तो हाइड्रो है ना। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल होता है। एज ए केमिस्ट्री में जो हम लोग बोलते हैं जल, हाइड्रो। ओके, आगे सवाल है कौन सी अधातु चमकीला है? कौन सा धातु है जो चमकीला है? सल्फर, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन। यहाँ पे सब के सब क्या है? अधातु है। तो बताना चमकीला अधातु कौन है? तो आयोडीन क्या है? सबसे ज्यादा चमकीला अधातु होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल आपके सामने हाजिर है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने दिया था परमाणु संख्या पे जो आधारित है, उसमें कितने वर्ग है? तो उसमें जो है ना 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? ये इस तरह जो खड़े खड़े जो है ना, इसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। और 7 जो है आवर्त है। 7 क्या है? आवर्त है। ये सब पॉइंट को याद रखेंगे। आगे सवाल है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यानी कि लेंस में कितनी फोकस होती है? मुख्य फोकस, मेन फोकस। तो आप जब लेंस का जब फिगर बनाते हो ना, तो F1 F2 लिखते हो ना, और यहाँ पे F-1 लिखते हो ना, F-1 F-2। तो F1 और F-1 ये दोनों मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कि लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ये भी सवाल आपके आया था सेंटअप एग्जाम में, मैंने भी यहाँ पे डाल दिया कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ेंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा ये नहीं था, शायद वो था कि ताप विद्युत धारा का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, शायद इस टाइप का सवाल था। तो ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, आगे सवाल करते हैं कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि गाड़ी के जो पीछे वीडियो देखना हमको है, तो किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ना। किसका? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के पीछे साइड को देखने के लिए, यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया था? सिंपल सा बात है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। ये जो दिया हुआ है रिएक्शन, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए जिंक जो है कॉपर को हटा दिया और खुद जाके यहाँ पे बैठ गया, यानी कि कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है जिंक के बनस्पत, है ना। तो जिंक यहाँ पे चल गया, हटा दिया, ये हो गया का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। आगे सवाल है कौन परबल अम्ल है? इनमें से परबल अम्ल कौन है? परबल मतलब स्ट्रॉन्ग, है ना। देखिए CH3COOH ये क्या है? ये वाला और ये वाला, ये दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है, यानी कि पुअर। और यहाँ देखिए HNO3, है ना, ये है ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट होगा, परबल अम्ल है। और ये जो देख रहे हो ना, ये परबल क्षार है। क्या है? ये परबल क्षार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। HNO3 जो है परबल अम्ल है। और एग्जांपल मैं दे दूं H2SO4 ये भी परबल अम्ल है। और HCl ये भी क्या है? परबल अम्ल है। ये सब पॉइंट को एकदम दिमाग में नोट रखो, कोई भी सवाल उठा के पूछा जा सकता है आपसे। ओके, चलिए तो आगे सवाल में देखता हूं। आगे सवाल यहाँ पे क्या दे रहा, कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का कौन उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जो टूटता है, टूट के 2 या 2 से अधिक भाग में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे टूटा ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया। यहाँ पे देखिए ये भी पोटेशियम क्लोराइड क्या, क्लोरीन ऑक्साइड जो है टूट रहा, लेकिन ये क्या जुड़ रहा है? ये संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी जो है अपघटन अभिक्रिया नहीं है। आगे सवाल है
कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। मतलब मलेरिया के द्वारा होने वाला रोग है ना, मतलब किसके द्वारा मलेरिया रोग होता है, सॉरी मलेरिया जो बीमारी होता है किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे सवाल दिया हुआ है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? तो आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में एक अंग है, एक पार्ट है, एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी यानी कि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है, ठीक है ना। तो वो है अग्नाशय, क्या है? पैंक्रियाज जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल है कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ना वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, और वो गैस कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए एकदम जिम्मेदार गैस। इसके अलावा और भी गैसें हैं, लेकिन ये गैस जो है ना बोलते हैं ना जिम्मेदार वाला गैस, वही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा? तो मुझे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम दिया है 1 मिनट और इस मिनट को बदल देंगे सेकंड में, तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। और यहाँ पे जो आवेश दे रहा ना कूलाम, कितना दे रहा है? 120 कूलाम दे रहा। तो क्या निकालना हमको? आई निकालना है, और आई का फॉर्मूला होता है Q/T, 120/60 यानी कि कितना हो जाएगा? 2। देखिए 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। ओके, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? देखिए प्रतिरोध का मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? तो क्या है? ओम। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, विद्युत में परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा को मापना है परिपथ में तो हमको ए मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? ए मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अभी तक जिन्होंने लाइक वैक नहीं किया, बहुत कम लाइक दिख रहा है, आप लोग प्लीज लाइक करो और इसको फटाफट 2000 लाइक कंप्लीट करो, ताकि मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट मॉडल सेट बनाऊं और बहुत ही दमदार सवाल लाऊं। वहाँ पे किताब को बीचों बीच से सवाल और उठाऊं, थोड़ा सा टफ थोड़ा रहेगा तो मजा आएगा बनाने में, है ना। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठों की संख्या यानी कि चेंबर्स कितने होते हैं मगरमच्छ के हृदय में? तो आपको पता है मगरमच्छ के हृदय में 4 चेंबर्स होते हैं जी, और मछली के हृदय में 2 होते हैं भाई, है ना जी, और मानव में भी 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, हरा थोथा, है ना, जिसको बोलते हैं क्या? हरा कशिश बोलते हैं, ब्लू विट्रोइल, है ना जी। देखो अच्छा यहाँ पे इंग्लिश नहीं आ गया, ब्लू विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल होता है, ठीक है ना। ब्लू विट्रोइल, हरा थोथा जो होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। आपने पढ़ा नहीं वो कॉपर सल्फेट का विलियम, हाँ, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रोइल, हरा थोथा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो अमोनियम गैस का निर्माण करते हैं तो एक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक कहते हैं जैसे कि हमको आग लगाना है तो आग लगाने के लिए हमको किरासन तेल चाहिए, तो किरासन तेल यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करेगा। तो उसी तरह से एल्युमिनियम गैस बनाना है, उसके लिए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? और ये भी याद रखिए, एल्युमिनियम अमोनिया गैस बनाने के लिए हमको कौन सा विधि उपयोग करना पड़ता है? हैबर विधि, और उसमें जो है लोहे का चूर्ण डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे सवाल है, इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा लेगा और उष्मा ऊर्जा में ट्रांसफर करेगा। तो विद्युत बल्ब तो विद्युत ऊर्जा लेता है और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर तो ऐसा करता नहीं, तो ये होगा हीटर। हीटर घर में यूज करते हैं ना, देखते हैं इलेक्ट्रिक से लगाते हैं और हमको क्या उष्मा हीट देता है, जिससे घर में बहुत लोग हीट करता है ना, घर को रूम को गर्म करने में इसका इस्तेमाल करता है, खाना बनाने में इस्तेमाल करता है। दंत विशेषज्ञ जो होता है, जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो कौन सा दर्पण उपयोग करता है मरीजों को दांत को देखने के लिए? तो बड़ा बड़ा दांत दिखेगा क्योंकि अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में, मरीज को दांत देखने मिले, ये सब अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया था। ओके, आगे सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कंफ्यूजन यहाँ पे बंदा को पढ़ने वाला है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? किसको जो है अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। दर्पण में जस्ट इसको उल्टा कर देना है, उत्तल लेंस को अभिसारी बोल रहे हैं तो अवतल दर्पण को बोलेंगे अभिसारी दर्पण, और यहाँ पे उत्तल दर्पण को बोलेंगे अपसारी दर्पण, जस्ट इसका उल्टा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट। पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है? पुतली है ना, जो प्यूपिल होता है ना, उसका कंट्रोल कौन करता है? छोटा बड़ा करना कौन करता है? वो करता है परितारिका यानी कि आयरिश करता है। और पुतली का क्या काम है? प्रकाश के लाइट को कंट्रोल करना, कितना लाइट आ रहा, कितना लाइट नहीं आना, उसको कंट्रोल करना। तो पुतली के साइज को छोटा बड़ा कौन करता है? आयरिश करता है।
ओके, आगे है कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। तो आप लोग फटाफट आंसर दें। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर, कौन बूझा हुआ चूना, देखिए बूझा हुआ चूना जिस पर पानी डाल दिया गया है, बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखिए OH मतलब हाइड्रो, और हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, अभी आपने पढ़ा ना, हाइड्रो मतलब पानी, तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा हुआ चूना, ढिक्का ढिक्का जो रहता है, ढेला ढेला, है ना, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर है, खड़िया बोलो, चूना बोलो, जो बोलो, है ना, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, बहुत अच्छा यार, बॉक्साइट, तो आपको पता है बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है ना, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट जो है अयस्क है, और लोहा का पता है हेमेटाइट, ये आया था समझ, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। जस्ता का जिंकाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंकाइट, ओके, कैलेमाइन भी होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल है, प्रोपेनोन में उपस्थित कार्यात्मक समूह है, प्रोपेनोन, ओन, ओन मतलब कीटोन, कीटोन, देखिए याद रखिए, ओन ओन ओन, कीटोन, कीटोन, तो ये है कीटोन वाला, ऑप्शन नंबर सी। और ये है एल्डिहाइड वाला, क्या है, एल्डिहाइड, और ये सॉरी ये है एल्कोहल वाला, OH जो है वो एल्कोहल हो जाएगा, और ये है एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ये है अम्ल है, एसिड वाला है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है। ओके, तो याद रखेंगे कीटोन, प्रोपेनोन का पर कार्यात्मक समूह कौन होगा, सी होगा, कीटोन, इसको आप कीटोन ही बोल सकते हैं ना, कीटोन, कीटोन ही बोल सकते हैं। चलिए आगे है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का अभी मैंने बता दिया, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है जी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट वाला है, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ऑक्टेट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया, किसने इस थ्योरी को दिया, तो वो दिया था किसने, न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया, और डोबेरेनर जो है तिर्यक सिद्धांत दिया, तिर्यक बोलो या तिर्यक है ना, ये तिर्यक सिद्धांत दिया, ठीक है ना, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल आपके सामने हाजिर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम, पेड़ पौधों में जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम जो है जल का वहन करता है ना, जल को ढोता है, और जल जो है एक ही ओर जाता है, लेकिन फ्लोएम जो है ना ऊपर नीचे सब जाता है, जल जो है नीचे से पानी ऊपर की ओर ले जाता है, और फ्लोएम का काम क्या है, ये जो देखो भोजन का वहन करना, ये फ्लोएम का काम है, जो ऊपर नीचे सब ले जाता है। ओके, तो ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, पत्ती जो मुरझाता है ना उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको पता है एब्सिसिक अम्ल, ये क्या है, ये पादप हार्मोन, चारों पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, ये भी पादप हार्मोन है जो पत्ती के मुरझाने के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो किसमें होता है जी, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मानिया में, तो आपको पता है ईस्ट में होता है अलैंगिक मुकुलन के द्वारा, ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट सवाल 60 नंबर सवाल देखें, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, पूर्ण जोड़ा एक स्त्री है एक पुरुष है, तो स्त्री में 23 जोड़ा स्त्री में भी पाया जाता है, और 23 जोड़ा जो है पुरुष में भी पाया जाता है, लेकिन स्त्रियों में 23 जोड़ा टोटल XX होता है, लेकिन पुरुषों में 22 जोड़ा जो है XX पाया जाता है, लेकिन 23वां जोड़ा जो है वो XY होता है। तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जा रहा, स्त्रियों में पाया जा रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा है ना, ये सवाल भी आया था आपके एग्जाम में, कितने युग्म है कितने जोड़े हैं, तो वो है 23 जोड़े। अगर संख्या पूछ लेगा कितना संख्या है तो 46 लगाइएगा, ठीक, ऐसे जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओ फटाफट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आगे सवाल है, एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन, आइन 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 जुड़ रहा, इसमें होता है क्या ना, कार्बन का जो अणु है ना, कार्बन में जो परमाणु संख्या है वो हाइड्रोजन के दुगना से 2 कम होता है, हाइड्रोजन, कार्बन के जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन का दुगना से 2 कम होता है, तो ये वाला, और ये जो देख रहे हैं ना ये है एल्केन का, किसका, ये है एल्केन का, और ये है एल्कीन का, एल्कीन का। ओके, याद रखेंगे, एल्कीन एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन। ओके, -2। आगे बढ़ते हैं, 1 पिकोमीटर में
कितने एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर जो होता है 10 पर पावर -12 के बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और एक माइक्रोमीटर होता है 10 पर पावर -6। ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, कौन नर युग्मक है? नर युग्मक मतलब समझ रहे हैं ना, मेल गैमेट कौन है? नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, ये है नर युग्मक। बाकी योनि, अंडाणु, फैलोपियन नालिका, ये क्या है? ये मादा युग्मक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एड्रेनलिन क्या है? सॉरी, एंड्रेलिन होगा। एंड्रेलिन क्या है? तो एंड्रेलिन एक हार्मोन है, आपको पता है ना, एंड्रेलिन एक हार्मोन है, ओके। और एंजाइम तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है, एंड्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका है, उसके खाली जगह जो होता है ना बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सिनेप्स कहा जाता है दो तंत्रिका कोशिका के खाली स्थान को, मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है ना, जो क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? उष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि थर्मल जो है ना, थर्मल जो सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल है, उस पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है कि आपको बताना कि प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आपको पता है V बराबर IR फार्मूला होता है। अब मुझे R निकालना, प्रतिरोध निकालना, तो R बराबर क्या होगा? V/I। ये जो I है नीचे चल जाएगा, R बराबर V/I। देखिए ऑप्शन नंबर बी, R बराबर क्या होता है? V/I। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? ये वोल्ट का फॉर्मूला होता है W/Q। देखिए ये सवाल आया था आपके एग्जाम में, W/Q। W क्या है? वर्क, कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है? कुलाम है, कुलाम, जूल प्रति कुलाम। कुलाम यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखो बी है ना। 1 वोल्ट क्या होता है? जूल प्रति कुलाम। 1 जूल बटे 1 कुलाम भी बोल सकते हैं आप इसको। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। श्वसन बोले या तो सब्जी का कंपोस्ट होना, ये सब कहा था उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है बाबू, ऑक्सीकरण भी बोला जाता है और उपचयन भी बोला जाता है। दोनों तीनों नाम याद रखेंगे। उपचयन भी उसी को बोला जाता है, ऑक्सीकरण भी उसी को बोला जाता है, उष्माक्षेपी भी उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे सवाल है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इस वीडियो का सबसे आसान सवाल मेरे ख्याल से, लेकिन इससे भी आसान सवाल शायद में भी मिल सकता है। तो कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन है? एजी। एजी बोले तो अर्जेंटम। अर्जेंटम क्या होता है जी? सिल्वर का लैटिन नाम है अर्जेंटम, यानी कि इसको सिल्वर बोलते हैं, चांदी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र स्तंभ का मतलब हुआ ना, इस तरह से जो खड़ा होता है उदग्र स्तंभ, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं बताओ? उदग्र स्तंभ को क्या बोलते हैं? वर्ग बोला जाता है। और जो क्षैतिज रहेगा ना, ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है क्षैतिज। और क्षैतिज को बोलते क्या? आवर्त बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, कौन उपधातु, उपधातु कौन है? ओके, मेटालाइड कौन है? उपधातु कौन है? तो देखिए सुबीडियम, Sb क्या है? सुबीडियम है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है? उपधातु। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है? तो आपको पता है जो एक कोशिकीय जीव है, जिसको हम लोग जानते हैं अमीबा के नाम से, यही है एक कोशिकीय जीव, और इसमें जो है कूटपाद पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? मेरे ख्याल से यही सवाल सबसे इजी सवाल लग रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है ना। ऑप्शन नंबर ए। ये भी सवाल आपको एग्जाम में दोनों सवाल देखने को मिला था, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? दोनों नियम। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन, इसको ऐसे लिखते हैं, और 2 परमाणु के बीच अगर आबंध निकालना है तो देखिए कितना बॉन्ड हो गया? 3 बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा, नाइट्रोजन में 2 परमाणु के बीच 3 बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बेंजीन का सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बेंजीन का जो है सूत्र क्या, ये बताना है। और बेंजीन का इस तरह से फॉर्मूला ही बनता है ऐसे, है ना। बेंजीन का सूत्र क्या है जी? तो बेंजीन का सूत्र क्या है बताओ फटाफट? C6H6, है ना। ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, एंड्रोजन क्या है? ये सवाल भी आया था आपके सेंटर एग्जाम में। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन है नर लिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए। और अगर बोलता है एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन अलग है और एंड्रोजन अलग है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन क्या है? स्त्रीलिंग हार्मोन है, और एंड्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन है। ओके,
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। फूल में जो बीज होता है ना, उसके माध्यम से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो मैंने इस वीडियो में टोटल के 80 सवाल कर दिया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये सीरीज मेरे द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन कैसा लगा? आप लोग अपना प्यार यहाँ पे दिखाइए। इसके आगे जो मैं मॉडल सेट लाने वाला हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और सवाल को मैं पूरा एकदम खंगाल के लाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लाइक दो जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेलकम आप लोग का, और घंटी वाला बटन तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, और मुझे फॉलो करना तो फॉलो कर सकते हैं। और इसका मैं पीडीएफ दूंगा वेबसाइट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वेबसाइट पे आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। डोंट वरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा तैयार किया गया ये सेट बहुत ही मजा आया होगा। नीचे कमेंट करना मत भूलना, आपका कमेंट और आपका लाइक मेरे लिए बहुत 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 वैल्यूबल है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट लाइक जरूर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।